नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। संविधान यानी देश के शासन और समाज की व्यवस्था के सकारात्मक दिशा में संचालन का विधान, जिसमें बदलाव का शोर उठा है। चुनाव के समय उठा ये शोर संसद तक पहुंच गया, लेकिन इस शोर में भी लगता है सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। सरकार इस संविधान को निरस्त किए जाने, नागरिक अधिकार को शिकंजे में डालने वाले आपातकाल का राग अलाप रहा, जिसके दोषी वही पार्टी बताई जा रही, यानी कांग्रेस, जो अभी संविधान के पहरेदार बने हैं। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि आपातकाल की याद क्या इसलिए ताजा की जा रही है क्योंकि विपक्ष संविधान को खतरा बता रहा। पहले देखिए चल क्या रहा। संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। Provisions of the Constitution have been violated. Constitution have been violated by Narendra Modi government. चुनाव के बाद भी संविधान की बात। हमारे मांग है कि देश का संविधान को रक्षा करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे। कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे, हम लोग नहीं पता है। सरकार पर प्रहार, संविधान बना हथियार। We are opposing BJP's efforts to destroy the Constitution. मोदी ने दिलाई इमरजेंसी की याद। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। अगली लड़ाई आपातकाल बनाम संविधान। बनती दिख रही है। आपातकाल बनाम संविधान का राग अलापा जा रहा है और चुनाव का ये शोर अब संसद तक पहुंच गया है। सरकार गठन के बाद भी संविधान को खतरा बताया जा रहा है। आखिर क्यों है ये खतरा और क्यों सरकार 25 जून की तारीख को जोर शोर से याद दिलाने पे तुली हुई है? आखिर 25 जून को आपातकाल जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने प्रभावी किया था, तो आपातकाल का मतलब था कि संविधान द्वारा प्रदत्त सभी नागरिक अधिकारों को निरस्त किया जाना। तो क्या उस आपातकाल को इसलिए याद दिलाया जा रहा है क्योंकि विरोधी खेमा खतरा बता रहा है संविधान को? हम पूरी व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेपी आंदोलनकारी इंदु सदन जी जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत लगाना होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इंदु सदन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और फिर हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिकेत झा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इंदु जी, आपसे हम समझना चाहेंगे उन दिनों की याद कि आखिर आपातकाल था कैसा। आज के लोग शायद देखकर, पढ़कर, वीडियोस देखकर ये समझ नहीं पाए कि आपातकाल की क्या स्थिति थी, नागरिक अधिकारों की उस समय क्या स्थिति थी। हम जानना चाहेंगे, आप प्रत्यक्षदर्शी उस समय की रही हैं, उसके विरुद्ध किए गए आंदोलन की साक्षी रही हैं, उसमें सहयोगी रही हैं, तो किस तरह से आप आपातकाल को याद करती हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय इंदु शरण, जेपी आंदोलन से जुड़ी। ये आपातकाल तो 1 साल बाद लगा, ये 50वां था, 49 ईयर का लाया। ऐसे वर्षगांठ तो 50वां मनाया जा रहा है ये आंदोलन का। 1974 में आंदोलन शुरू हुआ और ये आपातकाल ये लगा है 25 जून 1975 को ये आंदोलन लगा था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय तो हम लोग इसको ठीक से नहीं समझ पाए थे कि आपातकाल क्यों लग रहा है। जब लगा था ये सुबह सुबह हम लोग को रेडियो में 26 जून को सुबह सुबह हम लोग को पता चला कि आपातकाल लग गया है देश में। ये आपातकाल का उस समय हम लोग की ये इतनी उम्र नहीं थी, मुश्किल से 16 साल में हम थे और उस समय हम लोग की ये उम्र नहीं थी कि आपातकाल के विषय में समझें। आंदोलन सक्रिय थे और 1974 के अक्टूबर में धरना में हम हजारीबाग सेंट्रल जेल में गई थी। जी। तो ये चीज थोड़ा बहुत अनुभव जरूर था आंदोलन का
कि सक्रिय रहने के चलते और जेल जाने के चलते ये गर्व जरूर होता था कि आंदोलन में मैं आई और जेपी के सहयोगी रही, क्योंकि ये जेपी जिस जेल में थे, ये सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल, उसी जेल में मैं भी थी, इसलिए थोड़ा गर्व होता था कि मैं जेपी के साथ थी। तो लेकिन हमको बहुत अच्छे तरह से इसके विषय में उस समय नहीं जानकारी थी कि आपातकाल होता क्या है। तो जब सुबह सुबह ये रेडियो में आया घोषणा 26 जून को 1975 को, तब ये हम अपने पिताजी से जाने कि ये क्या है, वास्तव में आपातकाल क्या हो रहा है। तो उस समय हम लोग को बताया, पिताजी ने सरकारी नौकरी में थे ही, वो बताया कि ये हम लोग जनता का अधिकार छीन लिया गया है, सारे अधिकार को छीन लिया गया है। इंदिरा गांधी ने उस समय सारे अधिकार, चाहे देश का अधिकार हो, पूरे राज्य का अधिकार छीन लिया गया था। तो हम लोग को अजीब तरह से डर हो गया था कि होता क्या है। डर कैसे, कोई भी न्यूज चैनल बंद था, रेडियो भी हम लोग नहीं ठीक से सुन पाते थे, किस जगह जगह हम लोग कहीं धरना नहीं दे, हम लोग धरना और सत्याग्रह बहुत करते थे, तो उस समय कुछ भी नहीं करते थे। तो ये थोड़ा आपातकाल के विषय में थोड़ा हम लोग को लगा। हम इंदु जी थोड़ी और हम जानकारी आपसे लेंगे। हम जरा अनिकेत जी से समझ लेते हैं कि आखिर संविधान को खतरा बताया जा रहा है विपक्ष की ओर से, क्या वाकई में खतरा है? क्यों विपक्ष इस चुनावी मुद्दे को अब संसद के अंदर तक ले आया है? देखिए, संविधान कभी भी किसी भी रूप में खतरे में नहीं रहा है, और खास करके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, एनडीए की सरकार रहेगी, तो संविधान कभी खतरे में नहीं रहेगा, संविधान बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और आज आपके टीवी के चैनल माध्यम से एक बात तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि लोग जो जेल जाते हैं उसको देख करके लोग 10 कदम पीछे हो जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जेल गया हुआ है। और आज ऑन टीवी मैं जो अपनी बड़ी बहन दीदी हैं, इनके साथ बैठने पर मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ये लोग उस समय में जेल गए हैं जिस समय में देश का संविधान को तार तार कर दिया गया था। देश में संविधान नाम की चीज नहीं बची थी, और हमारे हक के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इन लोगों ने जेल जाने का काम किया, इन लोगों ने सड़क पे उतरने का काम किया। और आज आप देख लीजिए कि कहीं भी किसी भी रूप में कोई उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग जेपी के साथ आंदोलन में थे, आज वो सिर्फ सरकार में सत्ता का सुख भोगने के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उस जेपी को भी भूल गए, उस आंदोलन को भूल गए, उस सभी लोगों को भूल गए जिनकी जान गई थी उस आंदोलन में, और आज कांग्रेस के साथ में हाथ से हाथ गलबैया कर रहे हैं। तो हमारी सरकार में कभी भी संविधान खतरे में नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा है, आज का दिन बड़ा सौभाग्य से आया है कि 24 जून को आज नए संसद भवन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और अनेकों सांसदों ने वहां पर शपथ लिया है। और कल 25 जून है, जब 1975 में यह आपातकाल लागू हुआ था, और हमको जहां तक याद है तो 21 महीना के आसपास चला था। तो 25 जून से जिनकी दादी ने और जिनके आला कमान ने पूरे देश के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर दिया, वो आज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। वो बापू की मूर्ति के सामने में संविधान बचाने का नारा लगा रहे हैं। यही तो अनिकेत जी समझ में नहीं आ रहा ना, बिना चिंगारी ये धुआं क्यों? कहीं ना कहीं तो कोई आग जल रही होगी, और सांसद हैं, उन्हें पता होगा कि सरकार की क्या आगे मंशा होगी, कुछ इस तरह का उन्हें इशारा मिला होगा कि सरकार आगे कुछ इस तरह का काम करने जा रही है, तब तो ये आवाज उठी। 10 साल से तो हम हैं ही, किसका संविधान हम लोग कर दिए, खतरा में ला दिए, जबकि हमारे नेता को, देश के प्रधानमंत्री को क्या नहीं बोला गया। डिक्टेटर तक कितने लोगों ने कह दिया, कौन सा संविधान खतरे में ला दिए। और अभी तो ताजा उदाहरण है यह चुनाव, यह जो चुनाव है 2024 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, ये तो ताजा उदाहरण है। जो लोगों को 2-4 सीट दाएं बाएं होता था तो सीधा ईवीएम पर कहते थे कि ईवीएम फेक है, ईवीएम जो है वो मोदी वोटिंग मशीन हो गया है। आज क्यों नहीं बोल रहे? आज तो बोलना चाहिए। हम तो ये सब चीज बोलते ही नहीं है। हम तो जनता के आदेश को वो आदेश मानते हैं, हम तो आदेशपाल हैं, जनता के हम लोग आदेशपाल हैं। जनता जो आदेश करती है हम लोग उसको सच मानते हैं। इनकी फितरत हो गई है कि जनता इनके अलावा किसी दूसरे को चुन नहीं सकती है, ये राजतंत्र समझते हैं। और हमारे तरफ से कभी भी संविधान के ऊपर में किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है। तो ये इनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है, इनके पास में कोई सोच नहीं बची है, इनके पास में कोई काम करने के लिए तरीका नहीं बचा है। तो क्या इस वजह से संविधान को खतरे में बताकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? इस बातचीत को हम जारी रखेंगे और किस तरह का वो आपातकाल था, एक झलक आपको और दिखाएंगे। इंदु जी से समझना चाहेंगे कि आपातकाल कैसा था। आज के लोग जिस तरह से तुरंत सोशल मीडिया पर किसी भी बात पर अपनी कमेंट
साझा कर देते हैं, टीका टिप्पणी करने लगते हैं, लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगते हैं। जब आपातकाल प्रभावी था तो क्या ये संभव था इंदु जी? उस समय तो आपातकाल प्रभावी ही था, और जैसा भी हो वो तो लोगों को डर तो था ही, लेकिन एक जेपी का अनुयायी थे और जेपी के साथ रहने की जरूरत भी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी से इसलिए हुआ। इंदिरा जी जब बोल दी कि आप लोग जब विरोध कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये, तो आप लोग सत्ता में क्यों नहीं आ जाते हैं, सत्ता में आकर ये कीजिए। तभी ये चीज जो जयप्रकाश नारायण जी वो चीज को मान लिए कि ठीक है, हम लोग इसको सत्ता में ही लाएंगे, हम सत्ता में लाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये सत्ता की लड़ाई ही रहेगी भ्रष्टाचारियों, और ये आमूल परिवर्तन जो हम लोग की नारा थी, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ये एक नारा था। तो अगर हम उसको हम जमीन पर लाना चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी का कथन है कि आप लोग इस चीज को ला रहे हैं, तो आप लोग ये राजनीतिक पॉलिटिकल बना लीजिए, आप लोग इलेक्शन लड़िए, ये चीज था। तो ये चीज अधिकार खत्म कर दिया जाना, आपके जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उसे खत्म कर दिया जाना, ये सोचना भी थोड़ा मुश्किल होता है। क्या महसूस बिल्कुल क्या होगा लोगों ने? मुश्किल तो होता है, किसी के सोच को खत्म कर देना, किसी के अधिकार को खत्म करना, वो चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे कुछ भी, डर डर के आदमी कोई भी कदम उठाता था। 144 धारा नहीं लग सकता था, बात नहीं, बहुत मुश्किल होती थी उस समय। लेकिन वो समस्या धीरे धीरे उसको आदमी जनता ही की ताकत से उसको खत्म भी किया गया। क्या अब लगता है आपको कि वैसी परिस्थितियां फिर से कोई सरकार लाने की हिमाकत कर सकती है? ऐसा अभी तक तो नहीं लगता है, इसलिए कि वो एक अनुभव रहा है लोगों का, ये एक अनुभव रहा है कि ऐसा गलत करने से हो सकता है। वो ये उस समय इंदिरा गांधी जी थोड़ी तानाशाह बन गई थी, इसलिए ऐसा हो गया था। अगर आज के डेट में भी अगर तानाशाह बनते हैं मोदी जी तब हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। कहते तो हैं, अनिकेत जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिकेत जी, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है ना कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, तो क्या वाकई उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो विपक्ष इशारा कर रहा है? नहीं, चोर जो होता है उसको सब कोई चोर ही दिखता है, पागल जो होता है उसको हर कोई पागल ही दिखता है। इन लोगों ने अपने घर परिवार में देखा है, अपने नेताओं को देखा है जो तानाशाह रहे हैं, इस कारण से इनको मोदी जी भी तानाशाह लगते हैं। लेकिन देश का आम जन व्यक्ति जो है वो उनको देश का बेटा समझता है, देश का एक चौकीदार समझता है, और देश में सबसे ईमानदार अगर कोई व्यक्ति जो राजनीति में आया है, इतने बड़े मुकाम तक पहुंचा है, तो उस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता देखती है। विपक्ष किसमें किसको क्या देख रही है उसमें हमारा कोई मतलब ही नहीं है। विपक्ष तो राहुल गांधी में भी प्रधानमंत्री देख रही है, उसको कोई मानेगा थोड़ी। चलिए निशांत जी, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? कोई बात नहीं, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। हम जानना चाहते हैं कि आपको ऐसा संदेह क्यों हो रहा है कि सरकार आपकी इस आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी एनडीए की गतिविधियां हैं, उससे तो साफ संकेत दिखता है कि वो एक ओपन वॉइस नहीं चाहती है, एक ओपन एंड बोल्ड वॉइस नहीं चाहती है। जन समस्याओं की बात करने के पर वो उन बातों को इधर उधर करती है। जब हम जनता के मसलों की बात को उठाते हैं तो उन बातों पर, जैसा कि एनडीए का, बीजेपी का शुरू से रवैया रहा है कि वो लोग बात ही बदलने की कोशिश करते हैं, एक नया पिच बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कहते हैं ना कि जैसे बॉल फेंक रहे हैं तो उस बॉल को किसी और तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करो। एक्चुअली उनका ये तरीका ही है कि वो जब जनता के मुद्दों की हम लोग बात करेंगे, जब हक हुकूक की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो इन बातों चलिए निशांत जी, हम आपकी भावनाओं को थोड़ा और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। निशांत जी, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार पिछले 2 कार्यकाल से मजबूत है या कमजोर स्थिति में है? बहुत कमजोर स्थिति में है। ये तो बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। तो जब ये जो आप आरोप लगा रहे हैं संविधान बदलने का, उनके पास पहले बेहतर संख्या बल था इसे कर गुजरने का, या अब बेहतर संख्या बल है इसे कर गुजरने का?
देखिए नियत देखी जाती है। अगर आप नियत की बात करें तो इन लोगों ने पब्लिक ने कैसे परसीव किया, जनता ने किस तरीके से इनके सारे स्लोगन नारों को परसीव किया, आज अगर आप इसका विश्लेषण करें तो आप साफ पाएंगे जिस तरीके से इन लोगों ने कहा था कि छात्र को सीटें मिले, तो भाई इसलिए आप कोई भी पार्टी कोई भी सत्ता में आना चाहता है तो प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा खंबा विपक्ष है, एक सशक्त विपक्ष, एक मुखर विपक्ष, एक प्रजातंत्र की पहली जरूरत है। तो ये क्यों ऐसा कहते थे कि 400 सीटें चाहिए? 400 सीट कहने का साफ मतलब था कि उनके पास वो सारी ताकत मौजूद हो जिससे वो अपने अधिनायकवादी, मतलब अब तो नहीं है ना, तो अब अधिनायकवादी सरकार नहीं है ये कह सकते हैं। मासूम जवाब दिया आज वो बैसाखियों पर चल रहे हैं। जनता ने इस बात को टाल दिया। चलिए जनता ने जवाब दे दिया निशांत जी, तो फिर अब ये शोर क्यों संसद में, अब ये शोर क्यों? देखिए संसद, आप कहते हैं ना संसद, विपक्ष के लिए संसद एक ऐसा स्थल है जहां हम जनता की आवाज को मुखर करते हैं। तो अगर हमारी आवाजें न सुनी जाएंगी, जनता के स्वर को अनदेखा किया जाएगा, उनकी समस्याओं को अनदेखा किया जाएगा, तो हमारा नैसर्गिक अधिकार है अनिकेत जी क्या हम कहेंगे? इस प्रकार की कार्रवाई को बाधित करें। देखिए जनतंत्र, अगर हम संसद में देखिए अरुण जेटली जी ने, आप बीजेपी की बात कीजिए ना, बीजेपी के तो कई, बीजेपी ने अपनी विपक्ष की भूमिका में किस तरीके से बाधित किया था हमारे संसद की कार्रवाइयों को बाधित किया था, और इसको स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने जस्टिफाई किया था, कहा कि जनतंत्र कितना मजबूत होता है। मैं बीजेपी के ही एक वरीय नेता की कही बात बताता हूँ कि ये हंगामा, शोर शराबा, सवाल उठाना और संसद को रोकने का प्रयास करना, ये जनता की ताकत से हम रोकने की कोशिश करते हैं, जनता की आवाज उठाने के लिए करते हैं। और अगर हमारे ठोस वजह भी तो हो ना, ये धुआं कहाँ से निकल रहा है जब चिंगारी ही नहीं है? आप एक नजर डालें तो वजह की बिक्री मिलेगी। हर रोज ऐसे मसले आपके सामने हैं जिसको अनदेखा करने का। चलिए हम देखते हैं सत्र में आगे क्या होता है। अनिकेत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके इन बातों पर? अनिकेत जी सबसे पहले तो हम एक चीज कहना चाहेंगे, हमारे भाई निशांत जी से जरा पूछना चाहेंगे कि जिस पार्टी को, आवाज आपकी साथ नहीं आ रही है, आएगी निशांत जी, जिस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने 240 सीट दिया वो बैसाखी पर है, और जिसको 99 सीट है उसके पास में अपना पैर बचा हुआ है कि नहीं? अगर अपनी भी बात कर लें कि जो 240 सीट पर है अगर वो बैसाखी पर है इन्हीं के कथन के अनुसार, तो जिसके पास 99 सीट है वो किस स्थिति में है, वो अपनी स्थिति भी सब बताए। और दूसरा चीज कि एकदम आप लोग आश्वस्त रहिए, स्पष्ट रहिए कि जिस दिन हम लोगों के अंदर में ये इच्छा आएगी कि हम देश के संविधान को खतरे में डालेंगे, देश की संविधान का हनन करेंगे, तो सबसे पहले आप ही लोग के पास आकर के ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि इसके खिलाड़ी, इसके बहुत बढ़िया धुरंधर सिपाही आप लोग रहे हैं। आप ही लोग से आकर के हम लोग पूछेंगे, आप ही लोग जैसा रास्ता बताएंगे उसी हिसाब का हम लोग इस पर काम करेंगे। अपने मन से हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं इसमें। आप लोग इसके बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। कल वो तारीख आ भी रही है 25 जून, जो वापस बहन इंदू जी जैसी कितनी भी हमारी बहन भाइयों का जो जख्म है उसको फिर से कल वो दिन हरा भरा करने वाला दिन आप लोगों के द्वारा कल फिर से आएगा। तो कल उन लोगों से बात करके उनसे पूछिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इमरजेंसी लाने वक्त में कोई तैयारी नहीं की जाती है। राताराती एक तानाशाही रवैया, एक फरमान लागू करता है और घर में सोया हुआ व्यक्ति बस रेडियो पर संविधान बदलना और संविधान को निरस्त कर देना। इंदू जी चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे उन दिनों को याद करते हुए? ये तो हम लोग, जनता ही जवाब देती है इसके लिए। और अगर हम लोग किसी भी तरह से कोई भी सरकार हो, चाहे ये तो विपक्ष कांग्रेसी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, अगर वो गलत करती है तो उसकी जवाब तो जनता देती है। और अगर ये फेवर में चल रही उसका भी जवाब जनता ही देगी। आज के ये चल रहा है, अभी दिखा है पॉलिटिक्स में, दिया गया है। ठीक है, उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, थोड़ा कमजोर पक्ष किसी के पास होता है तो उसका जवाब लोग बोल देते हैं। यही कहना है कि भ्रष्टाचारी हो कोई भी रहे, वो संभल कर ही चलना चाहिए।
हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, कैसे आमूल परिवर्तन कर सकते हैं, हम लोग तो वही जाने। हम लोग जेपी के अनुयायी रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी से जरूरत नहीं रहा है। ठीक है, पार्टी के सपोर्ट में अच्छा काम करती है तो पार्टी के सपोर्ट में हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये सरकार कितनी भी निरंकुश हो उसे बदला जा सकता है, क्योंकि असली सत्ता की ताकत जनता के हाथ में है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबी है। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु सरण जी, अनिकेत झा जी और निशांत करपटने जी अपना समय देने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।